हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के मैथ का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.2 है। तो चलिए पहले एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसको करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण नंबर 5 है हमारा। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसको। उदाहरण करने से पहले हम थ्योरम को समझ लेते हैं। हमारा थ्योरम था, इसका थ्योरम है अंकगणितीय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले हम इस थ्योरम को समझ लेते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। तो मान लीजिए एक नंबर हम ले लेते हैं 210। ये नंबर लिए हम, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए लिखेंगे 2 2 एकम 2 0 5। फिर अब 5 से डिवाइड होगा तो 2 5 10 और 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर 3 से होगा 3 7 21। अब यहीं तक ये कटेगा। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये लिख सकते हैं। तो इसका जो ये फैक्टराइजेशन किए हैं हम, इसका पहला हिस्सा लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये जो प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पे वो आधारित है। ओके, तो चलिए अब उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 5 ये हो गया थ्योरम का। ये हम सॉल्व किए, जो बोले वही लिखती है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये इस क्रम में लिखे हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 या 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2। कैसे लिख सकते हैं? ये इसे जब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो ऐसे आएगा 210 आएगा। कैसे भी हम लिखें, ठीक, यही वो बोला है। अब उदाहरण 5 करते हैं। ये उदाहरण 5 नहीं है, ये बस इसका प्रमेय का हम वो बताएं। ओके, अब उदाहरण नंबर 5 करते हैं। उदाहरण 5 है हमारा। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान ऐसा है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो जाता है। तो इसको हल करेंगे तो लिखेंगे यदि
n के किसी मान के लिए 4n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। तो वह 5 से विभाजित होगी। ये 4 की घात n है, अर्थात 4 की घात n का एक गुणनखंड 5 होगा। अर्थात यदि n के किसी मान के लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो तो वह 5 से विभाजित होगी, अर्थात 4 की घात n का एक गुणनफल जो होगा वो 5 होगा। लेकिन 4 की घात जो n है ये बराबर होगी 2 × 2 की घात n बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की घात n, या बराबर लिख सकते हैं 2 की घात 2n, ये लिख सकते हैं हम। तो अब लिखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, ये 2 है, 2 ही आ सकती है। जब 2 ही आ सकती है तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो 4n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होगा। जब 2 आ रही है तो लिखेंगे, तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की घात n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। 4 के मल्टीपल में 4 का जो मल्टीपल होता है उसमें 5 जो नहीं आता है। 4 का करीब 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 6 24, 4 सतम 28, 4 बट 32, 4 9 36, 4 दाम 40। एक में भी तो नहीं आ रहा है 5, इसलिए लिखेंगे कि गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की घात n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए लिखेंगे, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। ओके,
अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता हो। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब उदाहरण नंबर 6 करते हैं। उदाहरण 6 है हमारा, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तब लिखेंगे हम 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम, ये हमें फाइंड करना है। तो लिखेंगे 6 का, तो 6 का जब निकालेंगे ये अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 6 का जो होगा हमारा 2 की घात 1 और 3 की घात 1 होगा। अब 20 का निकालेंगे, तो 20 का जब हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दाम में 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो ये हमारा आएगा 2 की घात, ये 2 बार है तो यानी 2 की घात 2 गुणे ये 1 बार है तो 5 की घात 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 की घात जो 1 है, 2 की घात 1 जो है वो हमारा प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य है, इसमें भी है इसमें भी है। जो हमारा मिनिमम रहेगा यानी कम से कम जो घात जिसकी रहेगी और दोनों में रहनी चाहिए, उभयनिष्ठ रहनी चाहिए यानी कॉमन, जब दोनों में रहेगा तो वही हमारा एचसीएफ आएगा। तो लिखेंगे 2 की घात 1 प्रत्येक अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ ऑफ 6 और 20 का होगा हमारा 2 की घात 1 यानी कि 2 आएगा। अब एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम के लिए हम लिखेंगे 2 की घात 2, फिर 3 की घात 1 और 5 की घात 1, यानी कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घातें होंगी वही दोनों से संबंध है वो हमारे एलसीएम होगा, जिसमें दोनों यानी सबसे बड़ी घातें इसमें दोनों का जो कॉमन है सबसे बड़ा ये है तो इसको लिख लेंगे और इसमें एक इसको सब दोनों में से लिख लेंगे तो होगा यानी कि 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो दोनों से संबंध है, जो दोनों से संबंध है। ये जो है इसमें भी और इससे भी दोनों से संबंध रखती है, यही हमारा एलसीएम होगा। तो इसलिए लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 और 20 बराबर 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर n। तो ये जो 2 दूना 4 गुणे 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 4 4 3 12, 12 25 60, यानी कि 60 एलसीएम हो गया हमारा। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अगर हम मान लीजिए कि 2 पूर्णांकों का, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमारा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं हमारी ये लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है यानी 6
दो संख्या हमारे 6 और 20 है। ये जो होगा इसका गुणनफल जो होगा वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 6 दूना 12 यानी 120 और LCM HCF हमारा है, HCF हमारा आया 2 यानी 2 और LCM आया 60। ये भी तो हो जाएगा 120, 60 दूना 120। तो ये लिखेंगे 2 लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, इनके बराबर होगा ये। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 7 करते हैं। अब उदाहरण नंबर 7 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। पहले हमें HCF फाइंड करना है, फिर LCM फाइंड करना है। तो सिंपल, जैसे पहले वाला किया वैसे सेम ये भी होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। छानबे का HCF और 404 का, 96 और 404 का HCF एंड LCM दोनों फाइंड करना है हमें। तो पहले 96 का निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 का करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 से जाएगा 48, 24, 12, 6, 3। और ये हमारे 404 है, तो 404 का करेंगे तो हो जाएगा 202, 211, ये इतना हो जाएगा। तो यानी कि 96 का होगा हमारा 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, और 404 का होगा हमारा 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इसको लिखेंगे, इसमें जो सबसे मिनिमम रहेगा वही हमारा HCF होगा। तो मिनिमम हमारा 2 की पावर 2 है और दोनों में है, उभयनिष्ठ भी रहना चाहिए। HCF के लिए हमें उभयनिष्ठ भी रहना चाहिए, यानी कि दोनों में रहना चाहिए, और मिनिमम सबसे मिनिमम रहना चाहिए उसकी घात। तो सबसे मिनिमम हमारा 2 की पावर 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 जो है वो प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए HCF ऑफ 96 और 404 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये हमारा HCF हो गया। अब LCM फाइंड करेंगे। अब LCM फाइंड करने के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, एक सूत्र लिखेंगे। ये सूत्र हमारा होगा LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM बराबर हो जाएगा हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन में ये इधर नीचे आ जाएगा, तब HCF हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, हमारे दो संख्या थी, एक था 96 और एक था 404, ये दोनों का गुणनफल, और HCF हमारा आया था 4 से ये डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा 101, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96 यानी 9696। ये हमारा LCM आ गया। तो लिखेंगे चूँकि इसलिए LCM ऑफ 96 और
404 बराबर 96। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब एक और एग्जाम्पल बचा है 8 नंबर। अब उदाहरण नंबर 8 है हमारा, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें 3 अंकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी फाइंड कर लेते हैं। 3 नंबर है हमारे 6, 72 और 120 का एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो 6 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है। और 72 का हो जाएगा, 72 का निकाल लेते हैं। 72 का 2 2 3 6, 2 छक्के 12, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, ये 3, यानी 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू ये 1 2 यानी 3 की पावर 2। अब 120 का, 120 का निकालेंगे तो आएगा हमारा 2 छक्के 12, 2 3 6, 15 दूना 30, 3 5 15, 5 एकम 5, देन 1 2 3 यानी 2 की पावर जो है वो 3 है, इंटू 3 की पावर 1 है, इंटू 5 की पावर 1 है। अब हमें ये 3 नंबर दिया हुआ है, तो हमें तीनों में उभयनिष्ठ देखना है कि तीनों में उभयनिष्ठ कौन कौन नंबर है। तो तीनों में उभयनिष्ठ एक 2 है, एक 3 है, यही तीनों में 5 नहीं है। तो लिखेंगे कि 2 की पावर 1, तीनों में उभयनिष्ठ और तीनों में सबसे छोटा नंबर हमें चूज करना है। तो 2 की पावर 1 सबसे छोटा है और इसमें 3 की पावर 1 है। तो लेकिन 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, सबसे छोटी घात है। अतः HCF ऑफ 6 72 120 बराबर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी 3 दूना 6। ये हमारा हो गया HCF। अब LCM के लिए लिखेंगे LCM के लिए हो जाएगा हमारा, इसमें सबसे बड़ी घात हमें फाइंड करनी रहती है। सबसे बड़ी घात तो हमारी है 2 की पावर 3, और 3 में जो सबसे बड़ी घात है वो 3 की पावर 2 है, और 5 एक ही है। इसमें उभयनिष्ठ नहीं देखना रहता, इसमें तीनों में नंबर में लेना रहता है। लिखेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं, कि सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों संख्याओं में है, जो तीनों संख्याओं से संबंध है। अतः LCM ऑफ 6 72 120 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9, फिर 5, ये हो जाएगा हमारा 360। ये हमारा आंसर हो गया। अब भी लिखेंगे हम कि ये जो 6 है, 6 गुणे 7 गुणे 72 120, ये जो है नॉट इक्वल टू होगा हमारा 360
360 के नॉट इक्वल होगा। इसलिए जो होता है 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर नहीं होता है। 2 संख्याओं का हो जाएगा, लेकिन 3 संख्याओं का जो एलसीएम एचसीएफ होता है वो गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तो लिखेंगे 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF एंड LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। ये 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं हो सकता। ओके, 2 संख्या रहेगी तो हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर्स। ये भी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये आते हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे स्किप मत करिएगा, आप लोग उदाहरण भी करते रहिए।